जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखना है। पहला दिया है जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ केंद्रीय जल आयोग, और इसके बाद दिया सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी, जब आपका राष्ट्रीय जल नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, तब उसकी अनुशंसा पर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी गई। बाद में 1981 ईस्वी में वायु संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियम के भी जिम्मेदारी इसको दी गई। इसके बाद अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, ये ग्रीन ट्रिब्यूनल दिया हुआ है। ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका मतलब होता है हरित प्राधिकरण। हरित प्राधिकरण जिसकी स्थापना 2010 में करी गई, जिसकी स्थापना 2010 में की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी में, केंद्रीय जल आयोग 1974, सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में करी गई, और तब अंग्रेजी शासन था, यानी अंग्रेजी शासन में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला में। तो कहने का मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो है का जो एक देश है इक्वाडोर, उसकी पर्वत श्रृंखला है कौन सी, एंडीज। उसमें कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, उसमें अवस्थित है। सारे लोग नोट करते रहिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब हम बैक करते हैं तो ये जितना भी लिखा हुआ है अपने आप रेज हो जाता है, तो इसलिए नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अमेरिका के एक देश है इक्वाडोर, उसी में एक एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद इसी में अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है सिसिली। सिसिली का मतलब क्या हुआ, सिसिली एक भूमध्य सागर में है। कहाँ पर है भैया, भूमध्य सागर में। कहाँ पर है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। ठीक है ना। इसमें जो ज्वालामुखी स्थित है उसका नाम है माउंट एटना। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, समझ जाइएगा आप। ठीक है, यानी कि जो सिसिली द्वीप है वो भूमध्य सागर में स्थित है, वहाँ पर माउंट एटना नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन है हवाई। हवाई कहाँ पर है, अमेरिका में। हवाई द्वीप कहाँ पर है, अमेरिका में। यहाँ पर किलायू नामक जो ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉकी पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इससे दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, नोट ज़रूर करते जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। देखिएगा, सांगपो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो तिब्बत है वो चीन अधिकृत एरिया है। ठीक है ना, तिब्बत में सांगपो बोली जाती है,
इसके बाद जैसे ही ये तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल में जो ब्रह्मपुत्र है उसको हम दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग या देवांग, कुछ भी कह सकते हैं, दिहांग या देवांग। लेकिन जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, असम में प्रवेश करते हुए ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक, असम के बाद में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है जो ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश, तब ये कहलाती है जमुना। क्या कहलाती है? जमुना। ठीक, और जमुना मिल जाती है पद्मा में। पद्मा कहते हैं गंगा को, गंगा यानी कि पद्मा। ये दोनों मिल जाती हैं और मिलके बनाती हैं मेघना, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, समझ जाइएगा अच्छी तरीके से, इसको नोट करते जाइएगा। कहने का हमारा मतलब है यानी तिब्बत की सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब ये दिहांग या देवांग बनती है, और जैसे ही असम में प्रवेश करती है तब ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब ये जमुना बन जाती है, और जमुना पद्मा की धारा में मिलती है तो मेघना बनाती है, और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्चतर उपभोक्ता होते हैं। यह सीधा सिंपल आंसर है मांसाहारी। सीधा साधा आंसर होता है मांसाहारी। जैसे उत्पादक होते हैं, उत्पादक को अगर देखा जाए प्राथमिक उपभोक्ता जैसे टिड्डा, खरगोश, चूहा ये खाते हैं, और इसके बाद में फिर द्वितीयक उपभोक्ता इन लोगों को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में आपके छिपकली आ जाती है, सांप आ जाता है, और फिर तृतीयक उपभोक्ता में जैसे बाज आ जाता है, फिर और बड़े स्तर के मांसाहारी आ जाते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता कौन से होते हैं? मांसाहारी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नज़दीक है, देखिए दिया हुआ है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नज़दीक है। सिंपल सी बात है, ये जो आपका क्षोभ मंडल है ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। जितनी भी मौसमी घटनाएं, मौसम, जैसे मान लीजिए आंधी, तूफान, वर्षा आदि, सारी की सारी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ऊपर जाने से टेम्परेचर यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस, यानी कि ऊपर जाने से टेम्परेचर घटता है, क्योंकि जब टेम्परेचर घटेगा तभी वर्षा होना संभव हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। दूसरे ऑप्शन की तरफ समताप मंडल दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है? समताप मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल है। तो समताप मंडल में ओजोन परत उपस्थित होती है। ओजोन परत, ओजोन को कहते हैं हम लोग O3। ओजोन जो होती है वो कहीं ना कहीं जीव जंतुओं को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, इसका ये काम हो गया। इसके बाद जाते हैं हम लोग मध्यमंडल पे। ये मध्यमंडल है जिसको हम लोग मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद आता आयन मंडल जिसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल जो दिया हुआ है, यहाँ से आप देखते हैं दोबारा, जो आपका आयन मंडल दिया है यहाँ पर लगभग ये मान के चलिएगा संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होते हैं, जिससे हम लोग टीवी, रेडियो आदि में कार्यक्रम वगैरह और अन्य कार्यक्रम या सूचनाएं सुनते हैं। वो कहीं ना कहीं जो हमारी लघु तरंगें होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं, वो यहीं से ट्रांसफ़र होके आती हैं। ठीक है, और इसके बाद एक होता है आपका बहिर्मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर।
स्फीयर, बहिर्मंडल कहते हैं। तो बहिर्मंडल का मतलब ये होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कितना ऊपर तक गया है, लगभग 640 किलोमीटर तक गया है ये, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत अधिकता है यहाँ पर, बहुत अधिकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, कितने अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? 6 अंग हैं। उनमें से सुरक्षा परिषद एक अभिन्न अंग है जिसके सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? एक तुम्हारा अमेरिका हो गया, एक तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन हो गया, एक तुम्हारा चीन हो गया, जर्मनी और फ्रांस। इसके बाद आगे बढ़िएगा। इसकी स्थापना जो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राजस्थान में है। और राजस्थान के और भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजस्थान के और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे मान लीजिए रणथंभौर भी हुआ। कौन हुआ भैया? रणथंभौर, भरतपुर, घाना पक्षी विहार, केवलादेव, केवलादेव ये भी वही है। एक मुकुंदरा हिल्स भी यहीं पर है, मुकुंदरा हिल्स। ये सारे के सारे आपके राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। पश्चिम बंगाल के आपको पता ही है, जल्दापारा है, सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है ना, गोरुमारा। देखिए पश्चिम बंगाल के एक तो सुंदरबन हो तो पता ही है, एक है गोरुमारा। कौन है भैया? गोरुमारा, इंपॉर्टेंट है। जल्दापारा भी यहीं पर है। इसके बाद अगर हम गुजरात का देखें तो गुजरात का गिरी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, गिरी गुजरात का हो जाएगा। असम के काफ़ी हैं, असम में काजीरंगा, मानस, औरंग, डिब्रू सैखोवा आदि, ये असम के हो गए, ठीक है। तो कहने का सरिस्का की अगर बात करें तो सरिस्का राजस्थान का है। कहाँ का है भैया? राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। ये सूर्य हो जाएगा आपका। मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य ही सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत है। आगे बढ़िएगा। एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? तो एक मार्ग का संबंध जाएगा आपका सीधा सीधा गुणवत्ता से। किससे जाएगा भैया? गुणवत्ता से, गुणवत्ता से, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक मार्ग की जगह अगर हम देखें थोड़ा इको मार्ग भी होता है। इको मार्ग, इको मार्ग जो होता है ये पर्यावरण से संबंधित है, इसका मतलब होता है एक इको मार्ग का अगर चिन्ह लगा हुआ है तो ये पर्यावरण से संबंधित है। ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु पर्यावरण के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। और जो एक मार्ग होता है वो खाद्य संबंधी वस्तुओं पर कोई चीज़ हानिकारक है या नहीं है, ये निर्धारित करता है, ठीक है।
और ये जो इको मार्क है इसका चिन्ह होता है कच्चा घड़ा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक, जिसको हम लोग संख्या भी कहते हैं, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। अगला वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या संरक्षण अधिनियम एक ही बात है, 1972 में। कब लागू किया गया? 1972 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूध से दही बनना किस प्रक्रिया पर आधारित है? किण्वन। किस पर है भैया? किण्वन पर। अब ये रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें कैसे, कि जैसे मान लीजिए हमने A+B कर दिया। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि एक बार जो चीज़ बन गई तो उसमें वापस नहीं आ सकते हैं, C+D। तो ये रासायनिक का चिन्ह है। इसके बाद अगर मैं भौतिक प्रक्रिया की बात करूं, जैसे A+B कर दूं, तो हम इधर से जाएंगे और वापस भी हम आ सकते हैं। ये भौतिक प्रक्रिया का चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं भौतिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हम जल ले लें और जल के बाद में यहाँ पर बर्फ़ कर दें, तो आप समझिए जल से बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़ से जल बन जाएगी। तो ये एक फिजिकल रिएक्शन हो गई। और जहाँ से दूध से दही बनना एक रासायनिक रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा किण्वन हो गया। किण्वन को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं भैया? फर्मेंटेशन, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य तो तुम्हारे हो गए USSR। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 51 का। ठीक है, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए भैया? 10। कितने जोड़े गए? 10। लेकिन नोट जरूर करते जाना, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अनिवार्य कर दिया गया। शिक्षा को मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया। ठीक है, 51 का, यानी कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को भी मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जहां पर माता पिता को गार्जियंस होते हैं। जैसे मैं इसको समझाता हूं, मौलिक अधिकार भी है शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य भी है, और सरकार के नीति निर्देशित तत्वों में भी आता है। तो जब हम 51 का की बात कर रहे हैं तो 51 का मतलब मौलिक कर्तव्य हो गया। तो कहने का मतलब प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराए, प्रत्येक अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराए। ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़िएगा। और जब मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। वो भी अगर उसके पास में संसाधन नहीं है तो निश्चित तौर पर वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है 6 से 14 वर्ष तक। ये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, इसके बाद में सरकार का भी कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत सरकार का ये कर्तव्य है कि वो अपने प्रदेश या राज्य, अपने राज्य या देश को साक्षर बनाने में अहम भूमिका निभाए। ठीक है, ये सरकार का कर्तव्य है अनुच्छेद 45 के तहत। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को। यह तारा बहुत चमकीला होता है, हालांकि पृथ्वी से लगभग 431 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन चमकीला है इसलिए हमें आराम से
दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, उत्तरी तारे को। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 ईस्वी, ठीक, ये लागू किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है, आंसर तो आपका यही हो गया। ऑप्शन नंबर पहला ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1981 दिया, ये वायु संरक्षण अधिनियम यहाँ लागू किया गया था। और जो आपका 1985 है, यहाँ पर गैप यानी कि गंगा एक्शन प्लान लागू किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई बाघ दिवस। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है भैया? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। और फूलों की घाटी के बाद एक आती है आपकी शांत घाटी। कौन आती है भैया? शांत घाटी। शांत घाटी जो है वो आपकी केरल में है। कहाँ पर है भैया? केरल में, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नोट जरूर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206। सबसे छोटी अस्थि जो होती है वो होती है स्टेपीज, जो कान की होती है, और सबसे बड़ी फीमर होती है जो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी स्टेपीज, कान, सबसे छोटी होती है कान की, ठीक है ना, छोटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी होती है फीमर, जांघ, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। कहाँ पर है भैया? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड, ठीक। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में की गई थी। स्थापना 1971 कनाडा में की गई थी। कहाँ की गई भैया? कनाडा में, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनसे तो आप परिचित हो गए। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, एम्स्टर्डम हमने बता ही दिया नीदरलैंड में, और नागासाकी आपको पता ही है जापान में है, क्योंकि नागासाकी को कौन भूल सकता है, यहीं पर सबसे पहले परमाणु बम में गिराया गया था ना, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 का, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। यहाँ पर हो जाएगा जल एवं NADP, जल एवं NADP। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैं प्रकाश संश्लेषण की बात करूं तो प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है वो 6CO2 + 12H2O, यहाँ पर मैं प्रकाश लिखता हूँ, और यहाँ पर क्लोरोफिल, ठीक है। इसके बाद में बनता क्या है? C6H12O6, ठीक, प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो नियम ये होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एक्सेप्ट करते हैं
और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। और एक नियम ये होता है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, वो भी क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल रंग के प्रकाश में होता है। किस में होता है भैया? लाल रंग के प्रकाश में। ये ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है। एलपीजी जो होता है, एलपीजी ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। और किसी भी दुर्घटना को बचाने के लिए इसमें मिथाइल मरकाप्टेन क्या मिला दिया जाता है भैया? मिथाइल मरकाप्टेन मिला दिया जाता है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर गंध बहुत देता है। जब कहीं रिसाव होने लगता है तो निश्चित तौर पर इसकी गंध से पता लगाया जा सकता है कि रिसाव हो रहा है, इसलिए कोई भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की थी भैया? चार्ल्स डार्विन ने। और ये जो आपका रॉबर्ट हुक दिया है, इसने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, मेंडल ने आवर्त सारणी दी थी और एक पुस्तक भी लिखी थी, रासायनिक सिद्धांत। रासायनिक सिद्धांत 1905 ईस्वी में। कब दी थी? 1905 ईस्वी। और अरस्तु जो है वो एक दार्शनिक हैं, ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं, दार्शनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है मकर रेखा। देखिए, ये अगर ऐसी पृथ्वी हमारी है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, विषुवत रेखा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 अंश ये है कर्क रेखा। और यहीं से आएंगे, यहाँ से ये साउथ पोल पे आएंगे तो 23.5 डिग्री मकर। ठीक है, 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना है। तो यहाँ से आंसर हमारा कौन सा होने वाला है? आंसर निश्चित तौर पर हमारा हो रहा है 23.5 डिग्री साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, 1945 में ही इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, लेकिन 1946 से इसने काम करना प्रारंभ किया था सुचारू रूप से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? भैया सीधा 24 जनवरी 1950। सबसे पहले इसको 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया भैया? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में। लिखा किसने? रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा सबसे पहले इसको। 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो इन्होंने जो लिखा था ये कहीं ना कहीं मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा गया, बंगला भाषा। बाद में आबिद अली नामक एक व्यक्ति ने हिंदी और उर्दू
में अनुवाद किया। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रगान है उसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया? आबिद अली ने। ठीक है, और जो अगर बात करें अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद स्वयं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने किया। रवींद्रनाथ टैगोर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया? पुष्कर मेला अजमेर। ठीक है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, पुष्कर मेला, यहीं पर पुष्कर झील भी है हमारी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में परावैंगनी किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? यहाँ समझना है आपको थोड़ा सा। यूवी ए जो दिया हुआ है ये सीधा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। यूवी बी जो दिया है ये अधिक हानिकारक है। समझ लेना ध्यान से। यूवीए प्रकाश से मिलता है सीधा सीधा, यूवी बी भी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन ये अधिक हानिकारक है। ये त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। समझ लेना ध्यान से, ये जो आपका यूवी बी है ये अधिक हानिकारक है, त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन जो आपका यूवी सी है ये अत्यधिक हानिकारक व मानव निर्मित अर्थात इसको हम कृत्रिम भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा हो बिल्डिंग वगैरह होती है, बिल्डिंग वगैरह में जो रेज़ निकलती हैं ख़तरनाक तरीके से, वहाँ पर यूवीसी टाइप की परावैंगनी किरणें निकलती हैं जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, जो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए, जैविक और अजैविक का मतलब सीधा सीधा होता है। जो प्रजनन करता है वो जैविक है, जो प्रजनन नहीं करता है वो अजैविक है। तो यहाँ से सीधा सीधा कवक प्रजनन करेगा तो ये जैविक है, और यहाँ कह रहा है कि अजैविक घटक नहीं है, तो जाहिर सी बात कवक ही हो जाएगा। प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये आपके अजैविक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये प्रजनन नहीं करेंगे, जबकि कवक प्रजनन करेगा। तो सीधा अंतर है हमारा कि जो प्रजनन करेगा वो जैविक है, जो प्रजनन नहीं करेगा वो अजैविक है। आगे बढ़िएगा। गिरी परियोजना अवस्थित है। गिरी गुजरात में बब्बर शेर के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए भैया? बब्बर शेर। 1965 में ये परियोजना प्रारंभ करी गई। कब प्रारंभ करी गई? 1965 में। ठीक, आगे बढ़ जाइएगा। WWF से क्या आशय है? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये हो जाएगा। लेकिन अब जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर भी कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर स्थापना 1961 में करी गई। कब करी गई भैया? 1961 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा नदी निकलती है, तो भैया सिंपल सी बात है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2415 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, लंबाई की दृष्टि से, प्रवाह की लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, अरावली ये राजस्थान में। ठीक है, सबसे पुरानी श्रृंखला है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप अच्छी तैयारी करते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। नमस्कार।